जहाँ पिछली वीडियो में हमने पढ़ा अलग अलग कंपनियाँ भारत में आई और उनमें ट्रेड वार शुरू हो गया। तो ये कंपनियाँ कैसे आई, कैसे अपना यहाँ पे अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की। तो सबसे पहले जो दिया है फ्रेंच ट्रेड इन इंडिया। अब जो अंग्रेज़ आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, सबसे लास्ट में कौन आता है? फ्रेंच आए। तो अब जब अलग अलग कंपनियां भारत में अपना साम्राज्य अपना व्यापार स्थापित करना चाहती थी, तो फ्रेंच ने भी 1664 में अपनी यहाँ पे एक वो भी आए, यहाँ कंपनी खोलते हैं। जो पहली कंपनी खोलते हैं मछलीपट्टनम में और पांडिचेरी में। बाद में वो चंद्रनगर, कासिम बाजार, बालासोर, माहे, कराईकल इन जगहों पे अपनी कंपनियां खोलते हैं। और ये कंपनी जो होती थी मात्र ये आज की तरह नहीं कि कंपनी जो ये फैक्ट्री डाल रहे हैं, फैक्टर शब्द से मिला है। यहाँ पे क्या होता था, सामान इकट्ठा किया जाता था। फैक्ट्री खोल रहे हैं, आता है अक्सर कि कंपनी ने फैक्ट्री खोली। कहाँ? अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री खोली। तो ये फैक्ट्री जो था वो फैक्टर से मिलके बनाया। वो एक जगह जहाँ यहाँ से क्या करते थे, ये बंदरगाह के जहाँ सी पोर्ट के किनारे होता था। और यहाँ पे ये क्या करते थे, सामान जो भी मसाला हुआ, सूती कपड़े हुए, जो भी चीज़ यहाँ की थी उनको इकट्ठा करते थे और इसको समुद्र के रास्ते अपने देश भेज देते थे। जहाँ पहले हमने पढ़ा अरब थे, फिर उन्होंने क्या किया, रास्ता नहीं दे रहे थे उधर से आने के लिए, समुद्री मार्ग नहीं था। तो समुद्री जो पहले के जो रास्ते थे वे क्या थे, जेनेवा, इटली, और अरब ने क्या किया था, इन लोगों को आने नहीं दे रहे थे। तो ये लोग वास्को डी गामा 1498 में आते हैं और वो रास्ता खोज लेते। तो धीरे धीरे करते करते अब फ़ायदा देखते हुए सारे यूरोप देश के लोग इससे आकर्षित होते हैं। तो फिर उनके बीच एक ही चीज़ को लेकर ट्रेड वार हो जाता है। और यहाँ हमने पढ़ा कि फ्रेंच जो है 1664 में आते हैं और ये मछलीपट्टनम और पांडिचेरी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। बाद में वो चंद्रनगर, कासिम बाजार, बालासोर, माहे, कराईकल इन जगहों पे अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि उनका इन सब कंपनी सबको एक ही चीज़ चाहिए था। तो ये उनके लिए क्या था, संघर्ष अंग्रेज़ों से संघर्ष को टाला नहीं जा सकता था। ये उनके लिए एक तरह से निमंत्रण था कि उनके अब एक ही जगह मान लीजिए वो भी हैं ये भी हैं, दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, तो झगड़ा होना तय ही था, उसको टाला नहीं जा सकता था। तो शुरू में क्या हुआ, इनमें कई संघर्ष हुए, लेकिन अंत में कभी फ्रांसीसी जीते, कभी अंग्रेज़ जीते। लेकिन अंत जो होता है, कौन जीतता है? अंग्रेज़ अंतिम में जीत जाते हैं। अगली कंपनी है डच। डच जो होते हैं वो अट्रैक्ट थे पूर्वी कंट्रियों से। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कब बनी थी? 1612 में, 1612 में। वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड थे इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा और जो भी ये मसाले वाले द्वीप थे उन पे। दे स्टेब्लिश ट्रेडिंग डिपोट एज, उन्होंने भी अपना तो यहाँ तो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इन जगहों से तो मसाले के लिए आकर्षित थे, लेकिन उन्होंने अपनी फैक्ट्री भारत में भी स्थापित की। सूरत में, बरौच में, कॉम्बे में, अहमदाबाद इन गुजरात, कोचीन इन केरला, नागपट्टनम इन चेन्नई, मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, चिंसूरा बंगाल, पटना इन बिहार, आगरा इन उत्तर प्रदेश। तो इन जगहों पे वो अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। इन 1658 द डच कॉन्कर सिलोन फ्रॉम पुर्तगाली, और 1658 में वो पुर्तगालियों को हरा के सिलोन को प्राप्त कर लेते हैं।
अब जो डच भी क्या थे, कोलोनाइजेशन, मतलब यहाँ पे कोलोनाइजेशन ये होता था कि यहाँ पे के शासन पे अधिकार करके यहाँ के बिना टैक्स चुकाए अपने यहाँ से कच्चे सामान ले जाएंगे और अपने यहाँ से फैक्ट्री से बना हुआ सामान यहाँ पे लाएंगे। ये हमारा जो जब 70 सेंचुरी के लगभग सारे यूरोपीय कंट्रियों में क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण हो गया था। तो वो ज़्यादातर ये क्या कर रहे थे, कॉलोनाइजेशन कर रहे थे। ऐसे पिछड़े देशों को खोजते थे और जहाँ रॉ मटेरियल ज़्यादा हो और उन पे अधिकार कर लेते, उनके किसी शासक को बैठा देते थे और सारा कुछ क्या उनको टैक्स नहीं चुकाना पड़ता और अपने कंपनी मतलब अपने फैक्ट्रियों का बना सामान, कच्चा माल भी यहाँ से प्राप्त करते थे। अपनी फैक्ट्रियों से बना अपनी जो इंडस्ट्री है उससे बना हुआ सामान यहाँ यूज करते थे। तो ये तो था। तो इन्होंने भी क्या किया, कॉलोनाइजेशन किया इन जगहों पे, इस्टेब्लिशिंग सेटलमेंट इन ईस्ट इंडीज़। अब देखिए आगे चलते हैं। केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश। बाद में जो अब अंग्रेज़ भी सबसे ताकतवर जो थे शुरू में, तो धीरे धीरे क्या हुआ अभी पता चलेगा क्यों अंग्रेज़ हमेशा भारी पड़ गए सब पे, उसका अभी हमको पता चलेगा। तो बाद में इनका अंग्रेज़ों से संघर्ष होता है डच का, और इन ईस्ट इंडिया एज वेल एज इंडिया इन बैटल ऑफ बेदरा होता है 1759 में। किसके बैटल ऑफ बेदरा जो था बंगाल में पड़ता है, बेदरा एक जगह है, वहाँ पे अंग्रेज़ों और डच के बीच संघर्ष होता है। बेदरा के युद्ध में ये पराजित हो जाते हैं और इनके साथ ही ये क्या होते हैं, इंडिया से खदेड़ दिए जाते हैं अंग्रेज़ों द्वारा। द ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया। अब सबको मतलब पुर्तगाल, अभी हम फ्रांसीसी को हराए, पुर्तगालियों को भी लगभग हराए कई बार। बाद में उनकी राजकुमारी जो पुर्तगाली राजकुमारी हैं उनसे इंग्लैंड के राजा की शादी हो जाती है। तो ये अभी आएगा, पढ़ेंगे हम लोग। ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी द इंग्लिश मर्चेंट। अब क्या होता है, सबसे पहले अब देखते हैं कि पुर्तगाली आ गए, सब लोग आ गए। तो पहले तो वहाँ पे क्या हो गया, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। तो ये बहुत चालाक होते हैं, वो कहते हैं कि मान लीजिए अगर हम यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर हम चले जाएंगे, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, अगर फ़ायदा होगा कि क्या होगा, नुकसान होगा, फिर जब फ़ायदा होगा तो पीछे पीछे कोई और आ जाएगा। तो पहले तो हमको ये चाहिए, कंपनी को एक अधिकार मिलना चाहिए कि इसके साथ हम ही बस व्यापार करेंगे, फ़ायदा होगा या घाटा होगा हम जानेंगे। और आपको तो ये क्या होता है, तो अंत में द इंग्लिश मर्चेंट वर आल्सो टेम्प्ट टू ट्रेड विथ इंडिया एंड ईस्ट इंडीज़ इन 1588. The defeat of Spanish Armada by English led to opening of the sea pass to the east. और स्पेनिश को जो हरा देते हैं तो इनका रास्ता खुल जाता है कि आराम से आ जा सके। और 31 दिसंबर 16 में एक कंपनी पॉपुलर नो एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट होते हैं। तो ये मर्चेंट जो होते हैं बहुत होशियार होते हैं और रानी से प्राप्त कर लेते हैं अधिकार कि हम ही बस जाएंगे इधर। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश स्मॉल ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट। इट वाज गिवन एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। इनको अधिकार दिया जाता है पूरब के सभी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, और कि हम ही को अधिकार मिले, ऐसा वो मतलब मना लेते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट फर्स्ट फैक्ट्री। जो पहली फैक्ट्री होती है ईस्ट इंडिया, वो कहाँ खोलती है, सूरत में 1601 में। अब
अब 1601 में आते हैं, जहाँ पुर्तगाली तो पहले से यहाँ पे आके बैठे होते हैं, 100 सालों पहले से ये आके बैठे होते हैं और कोई नया आ रहा है तो वो क्या होता है, उनका संघर्ष होना ही है। तो उनका पुर्तगाली से संघर्ष होता है। द कंपनी सेंट कैप्टन हॉकिंस, पहले जाते हैं जो पहला अंग्रेज जो आया होता है, आता है ये क्वेश्चन, पहला अंग्रेज जो आता है इंडिया में उसका क्या नाम होता है। अगर ये भूल भी जाए तो हॉकिंस कुकर नाम सुने होंगे, तो कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज आता है, लेकिन वो आता तो है लेकिन उसको अधिकार नहीं मिल पाता है कि वो मतलब फैक्ट्री लगा पाए। तब क्या होता है, तब वो एक और दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है। उनका क्या नाम होता है, टॉमस रो, सर टॉमस रो। वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं परमिशन के लिए, ट्रेड सेंटर सूरत में खोलने के लिए। तो उनको परमिशन मिल जाता है, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौच और आगरा में ये फैक्ट्री खोलते हैं। तो मांगते हैं और बाद में उनको परमिशन मिलती है, तो 1615 में वो फैक्ट्री लगाते हैं। इन रिटर्न द इंग्लिश प्रॉमिस टू, और अब 1615 में जब मतलब इनको फैक्ट्री खोलने की अनुमति तो मिल गई, तो राजा जहांगीर कहते हैं, मान लो अगर पुर्तगाली भी हैं और लोग हैं, लेकिन हमारा क्या फ़ायदा है। मान लो हम अगर तुम्हारी मदद कर दें तो तुम हमारी मदद क्या करोगे। तो वो हम चाहते हैं कि तुम जो मक्का मदीना जो हमारे लोग जो आते हैं तो उनको पुर्तगाली बहुत परेशान करते हैं। तो अगर तुम ये करो कि जो हमारे तीर्थयात्री की सेफ्टी की गारंटी दो, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें दे देंगे परमिशन। तो ये ऐसा वादा करते हैं तो इनको मिल जाता है परमिशन। तो इस तरह ये क्या होता है, पुर्तगाल तो सूरत में ये क्या कर लेते हैं, सेटलमेंट इनका बन जाता है, यहाँ फैक्ट्री खोल देते हैं 1615 में। ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रोथ होती है। अब हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी, धीरे अब कैसे ग्रोथ करती है, कैसे वो मेन पावर बनेगी, पूरा इंडिया को अधिकार कर लेगी, ये सारे जो अन्य जो कंपनियां हैं उनको हरा देगी। ये आखिर में ऐसा कैसे इतनी शक्तिशाली हो जाती है, जो ये भी तो व्यापारी कंपनी थी, तो आखिर में इनमें क्या ऐसा आ जाता है कि इनके पास, तो ये सब इसी में पढ़ेंगे। 1623 इंग्लिश हैज इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मुसलीपट्टनम में ये फैक्ट्री खोलते हैं 1623 तक। इनकी फैक्ट्री सूरत में, बड़ौच में, अहमदाबाद, आगरा, मुसलीपट्टनम में खुल जाती है। और विजयनगर जो पुराना एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड में था, वो उसका पतन हो जाता है, जो क्या करता है, इंग्लिश को बहुत मदद करता है कि वहाँ कोई उतना छोटे छोटे राजा थे, उतने कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। इन 1639 दे एक्वायर द साइट ऑफ मद्रास। अब क्या करते हैं, वो इधर उधर घूस खुला के, पैसा वैसा दे के, तो वहाँ पे और अधिकार प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही मद्रास में वो क्या करते हैं, लोकल चीफ से एक्वायर कर लेते हैं, प्राप्त करना, एक्वायर मतलब प्राप्त कर लेते हैं। मद्रास के एक लोकल चीफ से मद्रास को प्राप्त करते हैं एक लोकल चीफ द्वारा। वहाँ वो क्या करते हैं, फर्स्ट फोर्ट बनाते हैं, अपना किला बनाते हैं मद्रास में, एंड उसका नाम देते हैं सेंट जॉर्ज नाम देते हैं। पहला जो किला बनाते हैं कहाँ बनता है, मद्रास में। और जो दिया होता है, जो एक कोई चीफ दे देते हैं, कब देते हैं, 1639 में। 1639 में मद्रास प्राप्त करते हैं, वहाँ वो सेंट जॉर्ज एक किला बनाते हैं। बाद में वो दे एक्वायर द आइलैंड ऑफ बॉम्बे, जो आज मुंबई कहलाता है, उनको प्राप्त होता है। फ्रॉम, जो कैसे प्राप्त होता है, मुंबई पे तो किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का। लेकिन जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी और इंग्लैंड के राजा थे, उनकी शादी होती है। और किंग कौन होते हैं इंग्लैंड के, चार्ल्स सेकेंड।
और दहेज में उनको मुंबई मिलता है और ये मुंबई को 10 पाउंड किराए पे अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं। अब क्या होता है, मुंबई को ये अपना मेन पोर्ट बना लेते हैं। अंग्रेज़ जो होते हैं उड़ीसा में बालासोर 1633 में उड़ीसा के बालासोर में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। 1691 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित करते हैं। बिहार में, पटना में, बंगाल में, ढाका में, कासिम बाजार में कई कारखाने खुलते हैं। 1658 में 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरमंडल तट पे सेंट जॉर्ज किले का नियंत्रण में आ जाते हैं। अब धीरे धीरे देखते हैं कंपनी क्या होता है, बढ़ती जाती है। अब क्या होता है, उनको एक गांव में शोभा सिंह से कोई क्या होते हैं, जमींदार होते हैं शोभा सिंह, उनसे इनको प्राप्त होता है 1200 रुपये के बदले जमींदारी राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त होता है। सुताननी, गोविंदपुर और कालिकत्ता गांव की जमींदारी मिल जाती है। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाह बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पर अधिकार कर दिया। ये जो और इसके चारों ओर वो क्या करते हैं, एक किला बनाते हैं। और बाद में फुरुखसियर जो होते हैं उस समय के राजा मुगल बादशाह औरंगजेब। उसके बाद क्या होता है, 1717 में उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को एक शाही फरमान जारी करते, एक फरमान प्राप्त होता है। इस फरमान में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों पर राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान किया जाता है तथा 10,000 रुपये सालाना राशि के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिल जाती है और बदले में कंपनी को क्या देना पड़ता है, 30,000 रुपये की एक रकम वार्षिक रूप से देनी पड़ती थी। और ये क्या करना, बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं और 30,000 रुपये उनको वार्षिक देना पड़ता था। और साथ में बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में प्रदान किए जाएंगे, मतलब इनको सिक्के ढालने का अधिकार भी दे दिया जाता है। कंपनी को हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकार को बनाए रखा जाता है और उस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी जाती है। बहुत सारे अधिकार इन्होंने दे दिया। अब ये सो अधिकार इन्होंने दे दिया, लेकिन इससे प्रॉब्लम किसको होती है, बंगाल के जो वहाँ के जो नवाब होते हैं उनको परेशानी होती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो जब तक अलीवर्दी खान जो होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, तो जब तक वो होते हैं तब तक सही रहता है, ठीक। लेकिन बाद में क्या होता है, उनके जो नाती होते हैं सिराजुद्दौला, तब आते आते कंपनी क्या होती है, इसका विरोध करने लगती है। जो ये मतलब अक्सर इन दोनों में संघर्ष होने लगता है बंगाल में शासन को लेके। अब उस समय तो बाद में इसी का परिणाम होता है, प्लासी का युद्ध होता है 1757। इसको डिसीव बैटल भी कहते हैं। ये सब तो पढ़ लिए, चलिए ठीक है।